right. Now we were actually here at this problem. हमने इसको यहाँ से डिस्कस किया था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में ड्रॉ की है, और now we are here. So again this is exercise. What it says that a 5 ampere current, देखिए a 5 ampere current flows in a copper wire with cross sectional area 1 mm square carried by electrons with a number density this much. This is the number density. What is the electron drift velocity speed? ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, now you focus on the given problem, identify the information which is given. We have 5 ampere current हमें given है, flow कर रहा है in a copper wire which is what is a material, copper wire है, उसमें flow कर रहा है, इसका cross sectional area में 1 mm square given है, ठीक है, और ये किसी वजह से हो रहा है, जो पार्टिकल्स में मूव हो रहे हैं, कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है विद नंबर डेंसिटी दिस मच, और उनकी नंबर डेंसिटी ये है, ठीक है, पर मीटर क्यूब. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड? अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, पहले तो हमें पता है ये एक सिचुएशन बनाई गई है, दिस इज द सिचुएशन, राइट, ये कॉपर वायर है, इसके अंदर ये फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए, उनकी एरो डायरेक्शन बताई गई है. अच्छा, यहाँ पे बताया गया कि नेगेटिव चार्जेस हैं और हेड ऑन द अदर साइड वी हैव पॉजिटिव चार्जेस, और ये कॉपर का वायर है. अच्छा, हो ये रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई दे आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन नॉट द अदर डायरेक्शन? क्या रीजन है व्हाई दे आर फ्लोइंग दिस डायरेक्शन नॉट फ्रॉम हियर टू हियर? एनी आइडिया? कोई बताएगा मुझे इसका रीजन क्या है? आई गेस यू गाइस ऑलरेडी. जी अब्दुल कुद्दूस, give me a chance, Abdul Quddus. Abdul Quddus ji. Abdul Quddus, you can speak now. आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल कुद्दूस जी. सर इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना, इस वजह से सर. नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना सर, इलेक्ट्रॉनिक करंट. और सर आपने जो पहले बताया था पिछली स्लाइड में जी. अच्छा ठीक है, चले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सही है, ओके. एक्चुअली बात ये है कि देखिए हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को देखें, यहाँ पे कह रहे हैं नेगेटिव चार्जेस हियर ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड वी हैव पॉजिटिव चार्जेस. तो चूंकि इलेक्ट्रॉन देमसेल्व्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो आपको पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं दे रिपेल ईच अदर, वहाँ पे रिपल्शन होती है, दे नेवर अट्रैक्ट. अट्रैक्शन इज ऑलवेज बिटवीन डिसलाइक चार्जेस, क्योंकि जो चार्जेस विद डिफरेंट पोलैरिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन देमसेल्व्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और यहाँ पे है नेगेटिव चार्जेस हमने क्रिएट किया हुआ है, इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी एंड इट विल कीप पुश्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट. और चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक नेचुरली एक अट्रैक्शन होगी बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, इसलिए ये इसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है. और ये कॉपर का वायर, दिस इज द सिचुएशन एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन. तो हमारे पास करंट होगा 5 एम्पियर, राइट, ठीक है. अच्छा, एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू हमें कहीं गिवन था, क्यू तो क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है. अगर मैं इसको जरा स्लाइड शो पे ले जाऊं तो देखते हैं ये कैसे आता है प्रॉब्लम. यस, दिस इज अ प्रॉब्लम. तो नाउ ओके, दिस इज द सिचुएशन. अब अगर हम डेटा एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम द गिवन एक्सरसाइज, तो वी हैव दिस वन. लेकिन आपसे मैं पूछूंगा, आप अपने एंड पे से कोशिश करें, बल्कि अब आपने देख ही लिया. तो खैर, दिस इज द करंट व्हिच इज ऑलरेडी मेंशन हियर, 5 एम्पीयर करंट फ्लो करता है कॉपर वायर से, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें 1 mm स्क्वायर दिया हुआ, तो एरिया हो जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है. या अगर आप इसको कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. अच्छा, तो एरिया इसका बन जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ठीक है. और उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज n, दिस इज 1.1 into 10 raised to power 29, ठीक है, पर मीटर क्यूब. ये इसकी डेंसिटी हो गई. और क्यू हमने जो निकाला है कूलम्स, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स.
उस आपको पता है इलेक्ट्रॉन का एक स्टैंडर्ड उसका चार्ज होता है, ठीक है, तभी हमें मेंशन किया था कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज बिकॉज इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है इस इलेक्ट्रॉन का जो स्टैंडर्ड चार्ज है वो 1.6 into 10⁻³ कूलम्स होता है, ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हियर। तो बाकी क्या करंट गिवन है, चार्ज इज अवेलेबल, नंबर डेंसिटी इज अवेलेबल, एरिया हमने गिवन था। तो द ओनली रिमेनिंग वेरिएबल इन दिस इक्वेशन विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये तमाम इसको अब रीअरेंज करें तो v विल बी I अपॉन QNA, और ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो द रिजल्ट विल बी 0.28 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। होपफुली ये आपको समझ में आएगा होगा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इंफॉर्मेशन निकाले। यू बेसिकली यू वर फेमिलियर विद दिस इक्वेशन, ये फॉर्मूला आपको पता था, आपने जो स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में वो आपने उसको यहाँ पे मेंशन किया, और Q का अंदाजा आपने इलेक्ट्रॉन से लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे, तो हमें उसका ये पता था। एंड देन फाइनली यू पुट एवरीथिंग इन दिस गिवन इक्वेशन एंड वी हैव दिस रिजल्ट। अच्छा, प्रोबेबली शायद इसमें और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा तो देखते हैं। अच्छा, ये कहता है इजंट दिस इनक्रेडिबली स्लो, ठीक है, तो वो कहता है कि ये बहुत स्लो नहीं है, वेरी मतलब 0.28 मिलीमीटर पर सेकंड है। तो कहता है यस बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ इज एस्टैब्लिश्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बहुत स्लो स्पीड है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी किसी को पता है? जी एनीवन? अबू हुरैरा, राइट, अबू हुरैरा, जी अबू हुरैरा। सर 3 पावर 8। 3 पावर 8 का मतलब इसको कैसे कैसे कहेंगे सर भाई? 3 into 3 लाख 10 मीटर पर सेकंड। कितना? 3 लाख मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब आप ये देखते जरा, ये शहाब शहाब जी। सर 3 एक्सपोनेंट 8। हाँ, 3 into, आपको अगर जरा क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे तो यूं कहेंगे 3 into 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है, क्योंकि वो उसमें सर आप 3 into 10 होता है, पर 10 की पावर रेज 8 करते हैं ना, ठीक है। चलें, ठीक है, वेरी नाइस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वी शुड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। तो अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब क्या है, ये करंट डेंसिटी सिंपल J इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब ये एक नई डेफिनेशन आ रही है, एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद आई गेस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, इसका सिंबल J है, और ये क्या होती है, बेसिकली ये करंट जो फ्लो करता है पर यूनिट एरिया, यानी डेंसिटी की बात हो रही है ना। तो जो करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, दिस इज इक्वल टू दिस वन, यानी J इज इक्वल टू, पर एरिया है तो J इज इक्वल टू I अपॉन A होगा, एंड इस विल बी इक्वल टू NQV। ये अगेन पीछे वाले उससे ड्राइव किया हुआ है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस पे चले जाएं, इस फॉर्मूले पे हैं, ठीक है, तो आप इसी क्वेश्चन देख रहे हैं, जो यहाँ मेंशन है I इज इक्वल टू QNAV। तो जब A जो है दिस इज द एरिया और I इज द करंट है, तो जो करंट पर यूनिट एरिया को अगर उसको नीचे ले आएंगे यहाँ पे, तो इट विल बिकम QNV, एंड दैट इज बेसिकली J, और सब कहते हैं करंट डेंसिटी लाइक दिस, ठीक है। ये करंट डेंसिटी है और इसका यूनिट जो होता है वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो यूनिट ऑफ जो करंट डेंसिटी होगी J होगा एरिया पर मीटर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द करंट डेंसिटी, एंड ये किस में यूज होती है, यूज इन ए माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन ऑफ करंट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आई गेस आगे आएंगे। ओके, ये आ गया एक बड़ा जबरदस्त एस्पेक्ट
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अच्छा, ये सबसे एक फंडामेंटल लॉ है, ये लॉ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। और ये एक एक्चुअली, अच्छा अब हम जा रहे हैं, देखें ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक नेचर थी करंट की, अब हम माइक्रोस्कोपिक नेचर से निकल कर मैक्रोस्कोपिक मशीन तरफ जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, ये डिस्क्राइब्स करता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट और इट्स इनवर्स कंडक्टेंस। अच्छा, वैसे मैं आपको लॉ की स्टूडेंट बता देता हूँ कि इस लॉ की स्टेटमेंट है क्या। इस लॉ के मुताबिक, ये भी आपने हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस लॉ के मुताबिक कहा यह जाता है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर, मटेरियल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। यानी जो करंट प्रोड्यूस होगा किसी भी मटेरियल के अंदर, या जो वायर हमने अभी देखी कॉपर की वायर होगी, या कोई भी मतलब XYZ एलिमेंट होगा, उसमें जो करंट की जो प्रोडक्शन है, जो उसकी जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसे हम वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, इसमें ये प्लीज अपने आप ये ऑन मत करें यार, तो मुझे आपको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ओम्स लॉ की डिस्क्रिप्शन क्या है। अच्छा, वैसे तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल की टू द फ्लो ऑफ करंट, तो डेफिनेटली ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका हो सके इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जैसे ये एक सर्किट एग्जांपल है, ये दो बेसिक सर्किट के एलिमेंट्स हैं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक लोड है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, आर बेसिकली रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो कहते हैं इसका जो लॉ है वो ये कहता है कि ये जो, जब आप इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द एलिमेंट, अक्रॉस द मटेरियल, जैसे कोई भी सब्सटेंस कनेक्ट करेंगे, सिंपलिसिटी के केस हम कहते हैं इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी इस मटेरियल की, तो इसके इस कनेक्शन के रिस्पॉन्स में जो करंट जनरेट होगा, आई जो फ्लो करेगा, वो एक्चुअली कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, this I is directly proportional to the applied potential difference here, ठीक है, ये इसका लॉ है। और इसको अनदर वे आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिकली ये भी डिस्क्राइब करता है कि करंट का जो फ्लो होगा वो कितना होगा इन रिस्पॉन्स टू द गिवन रेजिस्टेंस, यानी डिस्क्राइब द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल की टू द फ्लो ऑफ करंट। देखें, अगर आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करते रहेंगे तो इसकी चेंज करने से आपका जो करंट है ये भी इफेक्ट होगा, नो मैटर यू कीपिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अगर आप इसको कांस्टेंट भी रखेंगे तो तब भी, if you keeping this constant but you are basically changing its value, it will certainly affect the level of this current, इस करंट का जो मैग्नीट्यूड उसको इफेक्ट करेगा। तो जनरली हम कहते हैं if we say like this is directly proportional to this provided that this should be kept constant, उस केस में आप इसको कांस्टेंट रखेंगे। अगर आप R को कांस्टेंट रखेंगे, in that case we will be able to say that this resulting current produced because of the application of this potential difference will be directly proportional, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि दिस मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, बट इफ यू कीप वेरिंग दिस पैरामीटर एज वेल देन दिस विल नॉट बी द केस, ठीक है। तो उसकी शर्त ये है कि इसको कांस्टेंट रखना है आपने। अच्छा, इसका इनवर्स जो होता है वो से हम कहते हैं कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है वो कंडक्टेंस है। रेजिस्टिविटी क्या करती है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करती है, ये बेसिकली ब्लॉक करती है, प्रोवाइड करती है सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, लेकिन जो कंडक्टेंस होते हैं वो उसके अपोजिट होते हैं, वो दैट इज 1/r, ठीक है। तो ये अभी आप ये देखें, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, दिस इज हाउ यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस लॉ। ये अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस इज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, जो I है इज इक्वल टू V/R होता है, and then you can rewrite the same equation this way। ये अच्छा, इस तरह से बहुत ज्यादा आपको बुक्स में लिखी मिलेगी ये इक्वेशन, यानी कि इन अ सिंपल मैनर यू कैन से V is equal to IR, V is the voltage, जैसे हमने अपने पोटेंशियल डिफरेंस कहा था, I is the current जो इसके रिजल्ट में जनरेट होगा, और रेजिस्टेंस उस मटेरियल की होगी जिसके थ्रू आपने इसको कनेक्ट किया होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, और इसका थोड़ा सा जो बिहेवियर होता है वो इस तरह से ये लाइन होती है। कहने का मकसद ये है कि इस अगर आप प्लॉट को देखें तो यहाँ पे I है हमारे पास, यहाँ पर V है, तो अगर V 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो देयर विल सर्टेनली नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। देखिए ना, ये जो लाइन ऊपर जा रही है इसका मतलब है कि आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जब जैसे बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा,
स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए एक चीज बढ़ा है दूसरी चीज भी बढ़ रही है, बोथ आर इंक्रीजिंग, तो इसलिए एक लीनियर कर्व आ रहा है हमारे पास, एंड दैट इज बेसिकली शोइंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू पैरामीटर्स v एंड i। अच्छा, ये एक गिवन रेजिस्टेंस के लिए है, इसका मतलब ये जो व्हाटएवर द r इज, अच्छा लोअर रेजिस्टेंस पे अगर आप रखेंगे तो करंट, अब ये जो एरो साइन बनाया हुआ ना ये कहता है कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इट विल गो, दिस लाइन बिकम गो डाउनवर्ड, नीचे जाएगी ये, क्योंकि उसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी ना, ठीक है, करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली ये लाइन नीचे की तरफ टुवर्ड्स द वी बेंड होगी। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को लोअर करेंगे यानी कम करेंगे तो करंट सर्टेनली इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से ये लाइन जो है ये अपवर्ड की तरफ बढ़ेगी, यू यानी दिस एरो टुवर्ड्स द आई एक्सिस, इस एक्सिस की तरफ ये जो है वो लिफ्ट अप होगी, लिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये जो एरो का साइन बनाया हुआ बिकॉज ऑफ आर, आर का इम्पैक्ट सिर्फ ये होगा कि ये लाइन का जो एंगल होगा विद दीज टू एक्सिस, एक्सिस वी एंड एक्सिस आई, इन दोनों से इसका जो एंगल बन रहा होगा वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर, और इसके रिस्पेक्ट से ये एंगल और ये अपर एंगल जो होंगे ये चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू दैट यू सेट फॉर दिस गिवन आर, ठीक है। तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो the greater the resistance the less current can flow for a given potential difference, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इसको कांस्टेंट कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो अगर आप रेजिस्टेंस को बड़ी स्टडी करेंगे तो ये डेफिनेटली लेस करंट की वजह से फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इट विल बेसिकली प्रोवाइडिंग अ ह्यूज काइंड ऑफ इम्पैक्ट इन फ्लोइंग द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम दिस पाथ, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये रेजिस्ट करेगा इसको, जितनी हैवी रेजिस्टेंस होगी उतना यहाँ से जो चार्ज के फ्लो करेंगे वो उनकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ ओम्स, राइट। अच्छा, रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम्स में, ये इसका वर्ड में हम कैसे लिखते हैं और इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। ये भी होपफुली आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि इसका सिंबल वगैरह, क्योंकि ये सारी चीजें हमने हाई स्कूल में देखी होती हैं। ओके, तो दिस इज द रेजिस्टेंस एंड नाउ ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ये कहता है कि ओम्स लॉ का जो इलेक्ट्रिकल शॉक, आप में से मेरे ख्याल अक्सर बेशतर लोगों को इसका इलेक्ट्रिक शॉक लगता ही है कभी ना कभी किसी चीज से, कभी घर में लग जाता है, कभी किसी डिवाइस को टच करने से करंट लग जाता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कभी डिटेल में कि इसका रीजन क्या है, लेकिन क्या इस स्लाइड का मतलब ये है कि ये यहाँ पर इस किस्म के आपको क्वेश्चन लिखा मिलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक हैजर्ड है, तो उसका मतलब ये क्या है कि कहते हैं कि करंट ऑफ ओनली 100 मिलीमीटर कैन बी फेटल टू ह्यूमंस, लकीली रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स और ह्यूमन स्किन। अच्छा, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये जो रेजिस्टेंस होती है बिटवीन पॉइंट्स जो होते हैं और ह्यूमन स्किन की, वो 10⁵5 है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी मैं समझता हूँ हमारे पर अल्लाह का करम है कि हमारी बॉडी की जो स्किन है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जो कि वैल्यू यहाँ गिवन है। लेकिन कहता है सो फेटल वोल्टेज होता है कि V अभी हमने पढ़ा ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास 0.1 एम्पियर का करंट भी हुआ है तो ये छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर वो एक हैवी रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो वोल्टेज बन जाते हैं वो खतरनाक बन जाते हैं, ठीक है। ये देखें ना, V = IR का मतलब होता है कि सपोज कि आपके पास I की वैल्यू करंट जो है वो 0.1 है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत हैवी है, तो उसकी रिजल्टिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 10,000 वोल्ट बन जाता है। तो कहता है कि अगर आपकी स्किन वेट होगी ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, बी केयरफुल, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब आप बारिश वगैरह में कभी किसी भी इलेक्ट्रिकल उसको हाथ मत टच मत करें, क्योंकि उससे आपको करंट लग सकता है, ठीक है, और ये लगता है, आप सब जानते हैं इसको अच्छी तरह। तो इसलिए ये खैर दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग, लेकिन एक सैंपल एक प्रिकॉशनरी काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन है कि हमें कहाँ का एहतियात करना चाहिए कि इट कैन बी फेटल फॉर अस ह्यूमंस। तो ये उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। अच्छा, अभी हमने बात की थी ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ में जो माइक्रोस्कोपिक उसका वर्जन है, अभी करंट डेंसिटी हमने पढ़ी, करंट डेंसिटी J जो है फ्लोइंग फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिपेंड्स करती है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल के ऊपर और इट्स इनवर्स कंडक्टिविटी। अच्छा,
रेजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने याद आ रहा है आप लोगों ने एक लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी को पढ़ा ही होगा। उस लॉ के मुताबिक मैं चले आपको रिवाइज करवा देता हूँ लॉ। उस लॉ के मुताबिक ये है कि जो मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टेंस होती है क्या, तो लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी ये कहता है, जो कि ये जो कांस्टेंट है ना रेजिस्टिविटी, लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी ये कहता है कि जो मटेरियल है जो भी हमारे पास है जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यानी अगर हम एक नेचुरली एक कॉपर का वायर लेते हैं तो उस कॉपर की वायर की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी फॉर अ गिवन लेंथ, उसकी जो भी लेंथ आपको गिवन है ना उस गिवन लेंथ के ऊपर उसकी एक सर्टेन रेजिस्टेंस होगी। बट अगर आप उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो रेजिस्टेंस होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, यानी जितनी लेंथ उसकी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस उस मटेरियल की बढ़ती चली जाएगी डेफिनेटली। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 मीटर का कॉपर वायर लिया तो उसकी एक रेजिस्टेंस आ रही होगी अगर आप मेजर करेंगे, लेकिन वही कॉपर का वायर अगर आप 10 मीटर्स का ले लेंगे या 100 मीटर्स का लेंगे तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपने उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी है। तो लेंथ से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का, अगर आप देखें तो वायर एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो उसका सिलेंड्रिकल शेप होता है और उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो कहते ये है अकॉर्डिंग टू द लॉ कि जो उसकी वायर की रेजिस्टेंस होती है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीज समझनी चाहिए, वन इज द लेंथ एंड अनदर पॉइंट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो लेंथ होगी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वायर का लेंथ बढ़ाएंगे आप उसको लंबा करेंगे उतना उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जितना वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेंगे उतनी उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो इसको हम देखते हैं इस तरह से है कि इसमें तो खैर इसमें से नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो करंट डेंसिटी के पॉइंट बता रहा है कि फ्लोइंग जो करती है, हमने करंट डेंसिटी क्या डिफाइन की थी कि करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और वो फ्लो जो करती है फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वो डिपेंड करती है ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल की या इसका इनवर्स जो कंडक्टिविटी होता है, यानी डेफिनेटली कि वो जो फ्लो करंट डेंसिटी का जो फ्लो होगा ना फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। अच्छा, हर मटेरियल की एक नॉन रेजिस्टिविटी होती है, आप कॉपर की लेंगे उसकी एक खास रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, उसके अलावा कोई और मटेरियल लेंगे, ब्रॉन्ज लेंगे, कुछ और सिल्वर लेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ले फॉर एग्जांपल उसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। तो ये डिपेंड करता है अपॉन द मटेरियल कि उसका जो जो उसकी जो बनावट है वो किस मटेरियल के बना हुआ है, वो उसकी जो वायर है उसके ऊपर उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो हो सकता है अभी इससे रिलेटेड हमारे पास कोई प्रॉब्लम भी आए, लेकिन खैर ये आपको समझना है कि ये जो J है जिसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं ये बराबर है ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ये रेजिस्टिविटी। ठीक है, वो कहता है डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। तो इसका मतलब ये हुआ, और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, क्योंकि जो ये सिंबल है ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और 1 अपॉन जो दिस होगा वो कंडक्टिविटी उसका इनवर्स है, इट विल बिकम दिस। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी गिवन हो तो आप इसको यूज करके करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कंडक्टिविटी गिवन होगी तो उसकी सूरत में आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाई रेजिस्टिविटी का मतलब होता है लो करंट। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये भी आपने ज़हन में रखना है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ कि रेजिस्टेंस और जो करंट होता है ये आपस में इनवर्सली इनका रिलेशन होता है, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, ओके नाउ कंटिन्यू विद दिस। अच्छा ये खैर ये तो एक जोक है, बीच में एक जोक आ गया, आप जरा इसको देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्लाइड। इसमें क्या हो रहा है, और ये ऊपर पढ़िएगा जरा। इसमें इन्होंने असल में ये तासुर देने की कोशिश की है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स की इंटेरोगेशन हो रही है और आप उसको इंटेरोगेशन रूम में बैठा दें और ये जो पुलिस इस सामने खड़ी हुई है ये अगर इससे कोई इस किस्म के सवाल करेंगे, अगर ये झूठ बोल रहा होगा और घबरा रहा होगा ना, तो नेचुरली होता ये है कि जब आप घबराते हैं ना तो आपको स्वेटिंग शुरू होती है, यू स्टार्ट टू स्वेट राइट, आपको पसीना आता है। तो उस इसमें एग्जांपल में ये दिखाया गया है कि जब इंटेरोगेशन हो रही है इस शख्स की और इफ ही ट्राइज टू मेक अ फॉल्स क्लेम, ठीक है, या कोई झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो नेचुरली ये घबराएगा, परेशान होगा, उससे इसको स्वेटिंग होगी और उससे वो कहता है कि स्वेट एक्चुअली इंक्रीजेस द कंडक्टेंस ऑफ द स्किन।
उससे इसकी स्किन की जो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। को मैंने बताया था कि जो स्किन के जो पॉइंट्स होते हैं ऑन द स्किन, उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस अभी अभी हमने पढ़ी थी ऊपर, वो 10⁵ पढ़ी थी, याद आ रहा है? यहाँ पे ये 10⁻⁴ ohms, 5 ohms, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है। तो जैसे, और ये भी इसमें लिखा होता कि इफ स्किन इज वेट रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, बी केयरफुल। तो अब ये कुछ चीज यहाँ होने जा रही है इस पॉइंट में कि sweat increases the conductance of the skin which will change the current flowing for fixed voltage। यानी करंट फ्लो बढ़ेगा अगर आप एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। ये वही ओम्स लॉ है, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और स्किन की नॉर्मली एक रेजिस्टेंस होगी, तो उसके रिजल्ट में एक खास करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन जैसी स्वेटिंग होगी आपको, तो आपकी स्किन की रेजिस्टेंस रिड्यूस होगी, स्किन रेजिस्टेंस रिड्यूस होगी, करंट विल इंक्रीज। और जैसे करंट इंक्रीज होगा, उससे क्या, मशीन्स डू डिटेक्ट डिसेप्शन better than chance but with significant error rates। अच्छा, इसमें एरर रेट होता है। कुछ लोग अगर बहुत ढीठ होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में और मंजे में होते हैं, उन्हें कुछ भी करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कह रहा है कि इसमें, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट एरर रेट्स भी हो सकते हैं। दिस इज जस्ट अ जोक, ये तो ऐसी एक मतलब वो बनाई हुई है। लेकिन कहने का मतलब इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, जो एक होगी है कि जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रेजिस्टेंस से किस तरह रिलेट करता है, इनमें आपस में रेलेवेंस क्या है। तो वो मैंने अभी आपको पहले बताया था, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, दैट इज करंट जो होता है फ्लो जो करेगा वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस अवेलेबल। अच्छा, इसके बाद यहाँ, अच्छा एक सवाल आ रहा है, चलो फिर इसको मैं जरा, अभी टाइम है हमारे पास, ये सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है ये ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोप से उसने क्या कहता है कि a 1.8 mm diameter का कॉपर वायर कैरीज 15 एम्पीयर टू ए हाउस होल्ड अप्लायंस। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, 1.8 मिलीमीटर का डायमीटर का कॉपर वायर है, इस जो कैरी कर रहा है 15 एम्पीयर को टू ए हाउस होल्ड अप्लायंस, वो करंट प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। दूसरा गिवन क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.68 into 10⁻⁻8 ohms मीटर है, ये उसकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी गिवन है, वायर का डायमीटर गिवन है और करंट गिवन है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या आप ये काम कर सकते हैं? आई एम गिविंग यू द टाइम लाइक 5 मिनट्स, बल्कि आपके पास 5 मिनट है। अगर आप इसको अपने एंड पे ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू कंप्लीट इट, क्योंकि 5 मिनट्स में ये हमारा सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो take time and focus, analyze the given information and try to solve it yourself. Then afterwards, then we have the next session जब हम start करेंगे, तो फिर मैं आपसे आंसर्स लूंगा। अगर आप अपना जो इसका जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, अगर आप शेयर में चाहते हैं विद ऑल ऑफ अस, अदरवाइज मैं आपको खुद ही इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट ऑलमोस्ट 4 मिनट्स, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो यू कैन से प्लीज, आई एम अवेलेबल। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो यू कैन से प्लीज। जी, एनीवन आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा इसका आंसर, या आई शुड कंटिन्यू माई सेल्फ? कंटिन्यू कर दूं मैं खुद ही?
ओके, आई गेस नो वन इज इंटरेस्टेड। चले इसको अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले उसमें से हम देखेंगे हमें हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और हमारे पास गिवन है वायर का डायमीटर, करंट का इन्फॉर्मेशन गिवन है और कॉपर की रेजिस्टिविटी गिवन है। तो हमें अगर पीछे हम जाएं इससे, अगर हम इससे पीछे जाएं तो अभी हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ पे करंट डेंसिटी का, इससे हमें क्या मिल सकता है? देखिए J इज इक्वल टू आई अपॉन ए है, यानी कि हमें निकालना है यहाँ ई तो कहीं नहीं आ रहा, लेकिन ई यहाँ पर है ई। फॉर एग्जांपल इस वाले जंक्शन में कहाँ गया ये हम कहाँ चले? अच्छा, ये हमें कुछ बताता है जो करंट डेंसिटी है J फ्लोइंग फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये देखें J इज इक्वल टू, हमें ई निकालना है ना, रेजिस्टिविटी तो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे पास J नहीं है और J होता है करंट डेंसिटी यानी I अपॉन ए। ठीक है, I अपॉन ए होता है ना, तो शायद कुछ क्लू मिल गया होगा आपको इससे, नहीं मिला तो चले मैं बताता हूँ। ओके, लेट दिस ओम्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि जो करंट डेंसिटी होती है वो ई अपॉन रो होती है, इसे रो कहते हैं। ठीक है, दैट इज अ रेजिस्टिविटी। अच्छा, हमारे पास रो तो गिवन है और जे ई हमें फाइंड आउट करना है। जे नहीं है, जे किसके बराबर होता है? रेजिस्टिविटी कॉपर इज गिवन एंड दिस इज द करंट डेंसिटी। देखें करंट डेंसिटी जे बराबर होता है आई अपॉन ए। आई अपॉन ए का मतलब एरिया किसका होगा? कॉपर वायर का, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वायर, क्योंकि वायर में लगता है सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी, उसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इस तरह से आपने इसका करंट डेंसिटी जे निकाल लिया। अब जे भी आपके पास है और आपके पास रेजिस्टिविटी ऑलरेडी गिवन थी, तो आप यहाँ से आराम से ई निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जे टाइम्स पी रो सॉरी, और ये 0.099 वोल्ट पर मीटर, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अच्छा इसको स्टॉप करें क्योंकि अब हमारा यहाँ पे सेशन टर्मिनेट हो रहा है, कंटिन्यू अगेन। तो प्लीज अभी हम वापस आएंगे दोबारा इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल फोकस ऑन दिस डिस्क्रिप्शन।